वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। तो आज बहुत दिनों के बाद मेरा ये वीडियो लेक्चर आपके यहाँ पहुँचने वाला है। तो जैसा कि हम फिफ्थ वन चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उस फिफ्थ वन चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसा कि मैंने थर्ड वन चैप्टर में आप लोगों से डिस्कस की हुई थी, स्केलर्स के बारे में भी हमने बात की हुई थी और उसके साथ साथ हमने वेक्टर्स के बारे में भी हमने बात की हुई थी। चलो लेट्स तो वेक्टर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें स्केलर्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं और उसके साथ साथ हम बाद में बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर्स के बारे में। तो स्केलर्स क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज आप लोगों को शायद पता होना चाहिए। स्केलर्स के बारे में हमने बात जब की हुई तो हमने बात की कि these are those quantities which have magnitude as well as proper unit। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड भी होता है और प्रॉपर यूनिट भी होता है। मतलब those physical quantities which are specified by magnitude and proper unit। वो फिजिक्स की क्वांटिटीज जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी हो और उसके साथ साथ प्रॉपर यूनिट भी हो तो उसे हम बात करते हैं स्केलर्स की। तो वो स्केलर्स होती हैं। तो ऐसे समय हम अपनी लैंग्वेज में स्केलर्स को यूं ही समझ लें कि इनको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। बस सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं which do not possess any particular direction। So this is called the scalar quantities। मिसाल चलो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 किलोग्राम। अब किसी भी दुकान वाले के यहाँ चले जाए तो शॉपकीपर भाई को अब बोलेंगे भाई 5 kg या 5 किलोग्राम आपने चीनी लेनी हुई। तो 5 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया मैग्नीट्यूड और किलोग्राम यहाँ पे इसका प्रॉपर यूनिट हो गया। वैसे ही अब हम किसी कपड़े वाले के यहाँ चले जाते हैं तो उस भाई को भी हम बोल देते हैं कि भाई 7 मीटर हमें कपड़ा दे दे। अब 7 क्या बन गया, 7 बन गया मैग्नीट्यूड और मीटर क्या बन गया, इसका प्रॉपर यूनिट बन गया। वैसे ही अगर हम टाइम की बात करें तो बात करते हैं 20 सेकंड्स। अब 20 क्या बन गया, 20 बन गया मैग्नीट्यूड और सेकंड क्या बन गया, इसका प्रॉपर यूनिट बन गया। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की और उसके साथ साथ प्रॉपर यूनिट्स की बात करते हैं। स्केलर्स में हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं लेते। यूं समझ लीजिए किसी भी दुकान वाले के पास आप चले गए, अब आप उसमें ये सिर्फ बोल देना है कि 5 किलोग्राम चीनी दे। अब आपने उसे अपने घर का पता तो नहीं देना ना, मतलब ये कि आप उस दुकान वाले भाई को बोल रहे हैं कि 5 किलोग्राम हमें चीनी दें नॉर्थ डायरेक्शन में। अब अगर हम वहां पे कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं तो डायरेक्शन ले लेना बिल्कुल ही गलत तजुर्बा होगा। क्यों वो गलत कहते हैं? वो इसलिए कि स्केलर्स क्वांटिटीज को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ साथ प्रॉपर यूनिट होता है। उसके पास कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन की हम बात कर लेंगे तो वो स्केलर नहीं होगी, वो कहलाते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। मिसाल अब इसके कौन कौन से हम एग्जांपल लेते हैं। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। वैसे ही हम अगर बात कर लें मास की
तो मास की भी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बट द वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है। और उसके साथ साथ अब हम टाइम की अगर बात कर ले तो टाइम की भी तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना। देखें मैं खुद के लिए कह रहा हूं कि मैं पास्ट से प्रेजेंट में आया हूं और प्रेजेंट से फ्यूचर में चला जाऊंगा। तो पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर में चला जाता जाऊंगा। तो ये मैं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन लेके नहीं आया हुआ हूं। मतलब सिर्फ ये कहने का टाइम के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड कभी, पता है आपको, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। सही। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि टाइम कितना हुआ है, टाइम हुआ है -5 सेकंड्स और -5 मिनट्स। नहीं, माइनस कभी भी नहीं बताएंगे। मास भी कभी भी आपको माइनस में नहीं मिलेगा, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज में मिलते हैं। तो ये मैं डिस्कस कर लेता हूं बाद में। मास हो गया, टाइम हो गया, उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। उसके साथ साथ आपने जो 7 क्वांटिटीज पढ़ी हुई है वो सातों क्वांटिटीज स्केलर्स कहती हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती है, थोड़ा जहन में कर लीजिएगा। उसके साथ साथ हम टेम्परेचर की बात कर लें, उसके साथ साथ हम प्रेशर की बात कर लें। प्रेशर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटीज। कुछ किताबों में प्रेशर के मुतालिक यही सवाल होते हैं कि प्रेशर हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, मगर नहीं, प्रेशर 100% स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि प्रेशर को कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये बात आपने समझ लेनी है। प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, चार्ज हो गई, उसके साथ साथ बहुत सारी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में जो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब बात ये समझ आ गई हमें, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? दीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट। उसके एग्जांपल्स हमने ये ले लिए। सही। स्केलर्स, ये कुछ मैं पॉइंट्स यहां पे नोट कर रहा हूं। स्केलर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्केलर हमेशा पॉजिटिव बनता है। फर्ज कर लें अभी घर में कोई भी भाई आ रहा है या बाबा आ रहा है आपका, तो वो कुछ भी लेता आ रहा है। तो फर्ज कर लें भाई आया, उसने 2 किलोग्राम उसने एप्पल ले लिए। शाम के वक्त बाबा घर आया तो उन्होंने भी 2 किलोग्राम क्या ले आए? वो भी एप्पल्स ले आए। तो घर वाले क्या कर लेते हैं? उसको ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 2 = 4 हो गया। मतलब जो 4 हमें रिजल्ट मिला वो क्या मिला? पॉजिटिव मिला। और स्केलर क्वांटिटीज के लिए हम अप्लाई करते हैं डेमास, आर सिंपल अरिथमेटिक रूल्स। स्केलर क्वांटिटीज के लिए हम सिंपल अरिथमेटिक रूल्स अप्लाई करते हैं या फिर हम डेमास अप्लाई करते हैं। डेमास समझ रहे हो? डेमास का मतलब है डिवीजन, m is called multiplication, a is called addition and s is called subtraction। मतलब स्केलर क्वांटिटीज के लिए हम डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसके लिए कोई बड़े बड़े से कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह या कुछ भी फार्मूलाज वगैरह हैं वो हम ऐड नहीं करते। अगर वो हम ऐड कर भी लें तो वो फार्मूला वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्केलर्स के लिए नहीं होते। स्केलर्स में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं? हमने सिर्फ डिवीजन कर देनी है, मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, एडिशन कर देनी है और लास्ट में सब्ट्रैक्शन कर देनी है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर वन पॉइंट। अब स्केलर्स के लिए हमने बात कर ली, स्केलर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर्स कैन नॉट बी जीरो, सो स्केलर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो स्केलर्स कैन नॉट बी जीरो। ये बात याद रखें, स्केलर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, स्केलर्स कैन नॉट बी नेगेटिव
scalars cannot be zero. स्केलर्स नेगेटिव नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि स्केलर्स हमेशा कुछ न कुछ पॉजिटिव वैल्यू हमें दे देते हैं। क्यों? जैसे कि मैंने ऊपर बोल दिया 2 + 2 = 4 हो गया। जैसे कि हमने बोला 2 प्लस के 2 ले लिए तो ये कितने हो गए? 4 हो गया। 4 जो हमें रिजल्ट मिला ये हमें पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव हमें कभी नहीं मिलेगा। थोड़ा ये बात जहन में रख लीजिएगा। उसके साथ साथ देखें, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखी हुई है, स्केलर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो स्केलर्स कैन नॉट बी जीरो। इसका मतलब ये हुआ स्केलर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, स्केलर्स कभी नेगेटिव नहीं होते। नेगेटिव नहीं होते, इसका जो आंसर होता है वो भी जीरो हमें नहीं मिलता। चले फर्स्ट कर लिए, 2 + 2 हमने ऐड कर लिए थे, वो हो गए थे 4। अब 4 में से 4 हम माइनस करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये तो आंसर आ गया 0। देखें 0, मगर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, we write here scalars cannot be negative, so scalars cannot be 0, but here 0 is appearing. That is the real problem in mathematics as well as physics. अब हमने ये साबित कर देना है कि ये 0 फिर कहां से आ गया। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है 0 is neither positive and nor negative। तो 0 ना ही पॉजिटिव कहलाता है और ना ही ये बंदा क्या कहलाता है? नेगेटिव कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्स द नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल। वैसे ही ये 0 बंदा भी वहां पे एज अ न्यूट्रल रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आ रही है ना नेगेटिव चार्ज आ रही है। ये तो चार्जेस हो गए न्यूट्रॉन्स के लिए, मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 0 के बारे में कि 0 भी नाइदर पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। यह तो हमने थर्ड चैप्टर में इसके सारे बहुत सारे एग्जांपल्स क्लियर किए हुए। अब हमारा जो मेजर टॉपिक आ रहा है वो है वेक्टर्स। स्केलर्स छोटा टॉपिक था, बिल्कुल ही इंतहाई छोटा टॉपिक था, मगर अब वेक्टर्स की दुनिया में चले जाएंगे तो वेक्टर्स अब जहां भी जाएंगे हमें ही पाएंगे, मतलब वेक्टर्स को ही पाएंगे। वेक्टर्स इंतहाई एक लार्जली हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में, जो इस चैप्टर में इसकी हम डेफिनेशंस, उसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आपको बहुत दिनों के बाद मेरे लेक्चर्स मिलने जा रहे हैं। मसला तो आप लोगों को खुद ही पता है कि किस वजह से आप लोगों को मैंने डिले कर दिया हुआ था, मैंने क्यों अपलोडिंग करना छोड़ दी थी। अब इंशाल्लाह अपलोडिंग डे और सेम टाइम पे आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो अब हम बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में, जो इस चैप्टर का बुनियादी उन्वान भी है। वेक्टर्स, मैथमेटिक्स वाले कहते हैं वेक्टर्स इंतहाई बहुत डिफिकल्ट है। भाई कोई मसला नहीं है, बिल्कुल मानते हैं वेक्टर्स इंतहाई डिफिकल्ट भी है, मगर हम उसे कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ इसकी एप्लीकेशंस आपको पढ़ाई जाती है कि वेक्टर्स कहां पे कैसे इस्तेमाल होता है। सिंपल एप्लीकेशंस हैं, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। हाँ, इसके लिए जरूरी है आपको मैथमेटिक्स का होना। चलो वो भी हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स है क्या, डेफिनेशन क्या लेते हैं? Those physical quantities which are completely, definitions में वर्ब भी आपको बताने जा रहा हूँ। Those physical quantities which are completely specified by magnitude, comma, proper unit as well as particular fraction। हाँ,
अगर वही बात हमने जो शुगर के लिए बात की हुई थी 5 kg शुगर दे दे नॉर्थ डायरेक्शन में, अब ये वेक्टर्स के लिए बनेगी बात, स्केलर्स के लिए नहीं बनेगी। स्केलर्स हमेशा क्या हो रही थी, वो सिंपल डिवीजन कर रही थी, एडिशन कर रही थी, मल्टीप्लिकेशन कर रही थी और सबट्रैक्शन कर रही थी, मगर इसके साथ साथ हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी लेते हैं कि बॉडी जो है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चली जाए। अब वो कौन सी दिशा होगी, या तो बॉडी नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी, या साउथ डायरेक्शन में जाएगी, या ईस्ट जाएगी, या तो वेस्ट जाएगी। अब इन चारों डायरेक्शंस में कोई भी एक ही सिंक में चली जाएगी। तो डायरेक्शन आप समझ रहे हैं, फर्स्ट कर लें, ये मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, ये एक डायरेक्शन हो गई, मैं इसे नाम दे रहा हूं वेस्ट। अब ये हो गई ईस्ट, ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी नॉर्थ, और नीचे आएगी तो ये बनेगी साउथ। अब बॉडी ने इन चारों दिशाओं में से कोई भी एक दिशा सिलेक्ट कर लेनी है, तो ये या तो नॉर्थ में जाएगी, या साउथ में जाएगी, या ईस्ट में जाएगी, या तो फिर वेस्ट में जाएगी। वेक्टर्स के पास क्या होता है, वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, प्रॉपर यूनिट भी होता है, और उसके साथ साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। मिसाल कौन सी वो क्वांटिटीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, प्रॉपर यूनिट भी होता है, और उसके साथ साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, फर्स्ट कर ले, जैसे हम बात करें वेलोसिटी के बारे में। यस, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ इट possesses मैग्नीट्यूड, proper unit as well as particular direction। आपने जान लिया होगा वेक्टर्स को हम कैसे शो करते हैं, वेक्टर्स को ऊपर हमने एरो बना लिया हुआ था। अब ये जो एरो शो कराई ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की निशानी होगी। वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्लियर, फोर्स हो गया, यस फोर्स, और मोमेंटम हो गया, टार्क हो गया, इटीसी। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी है, प्रॉपर यूनिट भी है, और उसके साथ साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। अब वेक्टर्स को जाहिर कैसे किया जाता है, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, vectors are represented by an arrow over its head, or by bold लेटर्स। अब वेक्टर्स को तो या हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम बोल्ड लेटर्स, मोटे मोटे जो अल्फाज लिखते हैं हम, देखिए कैसे, पास कर ले। अब हमने बात कर ली है ए के ऊपर एरो आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया ए कोई भी एक वेक्टर है जिसको अपना मैग्नीट्यूड भी है, प्रॉपर यूनिट भी है, और उसके साथ साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। फर्स्ट कर लें, बी लिख लिया, बी के ऊपर भी हमने एरो बना लिया, सी लिख लिया, एरो बना लिया, अब तो सो ऑन आर। अब हम बात करते हैं उसके बोल्ड लेटर्स के बारे में, मोटे ऐसे लिखे होंगे, ए हो गया, बी हो गया, और उसके साथ साथ ये सी हो गया। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और ये हम वैसे ही हम लिख लेते हैं कंप्यूटर से भी, ऐसे ही हैंड राइटिंग में से ही। तो इसके ऊपर हम एरो बना लेते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वेक्टर क्वांटिटीज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, या फिर हम बोल्ड लेटर्स में लिख लेते हैं। बोल्ड लेटर्स भी इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को, क्लियर। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, अब इसके मैग्नीट्यूड को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट्स
magnitude is represented by in italic letters, in italic letters। इटालियन लेटर्स में जैसे वो आपने फ्लावर वाली एबीसी लिख लेते हैं, ए स्टाइलिश लिख लिया, बी स्टाइलिश लिख लिया अप टू जेड तक, तो या जैसे ही आपने फूलों वाली या फ्लावर्स वाली जो एबीसी आप लिख लेते हैं, वो बेसिकली इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। the magnitude of any vector is represented by an italic letters, वो एबीसी फूलों वाली, सही है। अब मेरी तो ऐसी कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं है, जो मैं बना भी लूं आप लोगों को शायद आती भी होगी, मगर इसके इटालिक लेटर्स में भी हम बात करते हैं, नहीं तो और हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट के बारे में, आर बाय मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस कैसे होता है, ये कैसे होता है, ऐसे रीड इज मॉड्यूलस। इसको हम मॉड भी बोलते हैं और मॉड्यूलस भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड को हम अंदर सेल में हम बंद कर लेते हैं, सही है। वेक्टर्स के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, फॉर वेक्टर्स वी यूज क्या, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जी हाँ, वेक्टर्स के लिए हम अलजेब्रा यूज करते हैं, ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं, cos थीटा, tan थीटा, sin थीटा, इन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। घबराना नहीं है सबसे पहले, सही है। फिजिक्स में हम इन चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते, वो आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, सिंपल टर्म्स में आपको समझा दिया जाएगा, कोई भी मसला नहीं है इंशाल्लाह। तो वेक्टर्स की बात हो रही है अभी, तो वेक्टर्स के लिए हम बात करते हैं, वेक्टर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव, सो वेक्टर्स कैन बी जीरो। स्केलर्स के लिए हमने क्या बात की, स्केलर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो स्केलर्स कैन नॉट बी जीरो, बट वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव, वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव, सो वेक्टर्स कैन बी जीरो। जी हाँ, वेक्टर्स नेगेटिव होते हैं, इसलिए वेक्टर्स का जीरो होना भी पॉसिबल है। जैसे हम एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे थे थर्ड चैप्टर में, एक्सीलरेशन अगर जीरो मिल जाती है तो हम उसे कहते हैं बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। अब एक्सीलरेशन जीरो कब होती है, जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या होती है, सेम होती है। ऐसे तो देखिए मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, इफ ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इफ initial velocity of any body is equal to its final velocity by short interval of time, तो फर्स्ट कर ले, टाइम क्या गिवन है आपको, 100 सेकंड्स गिवन है। अब आपसे पूछेगा बताएं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है फाइनल वेलोसिटी से, मतलब इसका कहने का ये हुआ अगर कोई भी कार है या कोई एरोप्लेन है या कोई भी ट्रेन है, इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद टाइम भी उसको लगेगा, जब वो गाड़ी स्टॉप हो रही है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी तब होती है वो उसके इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होती है। अब आपसे पूछेगा बताएं एक्सेलरेशन क्या बनी, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला a is equal to vf minus vi divided by t। अब यहां पे क्या बात हमने की हुई है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल हो गई है फाइनल वेलोसिटी से,
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू VF माइनस VI, और यहाँ पे हम VF भी लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय T। फाइनल में कैंसिल, मतलब 0 डिवाइडेड बाय T हो गया, और T इसका 100 है, 100 से डिवाइड कराएंगे तो एक्सीलरेशन जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी 0। अब 0 आंसर जो आ गया, हम बोलेंगे तो बॉडी कैसे मूव कर रही है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब देखिए एक्सीलरेशन खुद क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव, सो वेक्टर्स कैन बी जीरो, मतलब वेक्टर नेगेटिव होते हैं इसलिए वेक्टर्स का जीरो होना पॉसिबल है, मगर स्केलर्स कभी भी स्केलर नहीं होते, ये थोड़ा जहन में रख लीजिएगा। स्केलर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो स्केलर्स कैन नॉट बी जीरो, बट वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव, सो वेक्टर्स कैन बी जीरो। क्लियर? अब आप यही सवाल करना चाह रहे होंगे कि यहाँ पे जो फार्मूला मिला हुआ है वो है VF माइनस VI, यहाँ पे मैंने VF से VF माइनस कैसे किया? देखिए बेटा, VF VI इज इक्वल टू VF, तो अब यहाँ पे इनके वैल्यूज तो गिवन नहीं है ना, चलो ठीक है, फर्स्ट कर ले VI का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, और इसका जो फाइनल है वो भी है 5 मीटर पर सेकंड। अब कर ले 5 माइनस 5 कैंसिल, 0 डिवाइडेड बाय T से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा, वैसे ही आपका 0 आ गया। तो इसलिए हम फार्मूला में VF VI की जगह पे भी हम VF ही पुट करते हैं, क्योंकि दोनों जो वेलोसिटीज हैं वो इक्वल गिवन है इस वजह से। तो अभी आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लास्ट वन पॉइंट, देखिए ये मैंने एरो बना लिया। अब देखिए इस एरो को, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा है, कहीं भी आप चले जाएंगे, जरूरी नहीं है। आप देखें किसी भी आप गांव में चले जाते हैं तो उस गांव के सरदार का, उस रईस का नाम लिखा होता है बोर्ड पर, मगर वहां पे जो सिंबल होती है एरो की वो सिर्फ और सिर्फ एक दी हुई होती है। अब ये एक सिंबल जो है एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, मतलब उस सरदार का, उस रईस का जो घर है वो इसी डायरेक्शन में है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, दिस इज इट्स इनिशियल पॉइंट, और टेल भी कहा जाता है, क्लियर। और इसकी पॉइंट को हम कहते हैं फाइनल पॉइंट, और हेड और टर्मिनल पॉइंट भी कहा जाता है। और यह रिप्रेजेंट करता है किसको? डायरेक्शन को, किसी ना किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से लेकर यहां तक इसको हम बोलते हैं इट्स मैग्नीट्यूड, सही है। मैग्नीट्यूड बेसिकली है क्या? मैग्नीट्यूड इट इज अ नंबर, it is a number, or the line segment which is present between 2 points is known as its magnitude। वो लाइन ड्रा करें जो सिर्फ और सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम हो, which is present between 2 points, its initial point and its final point is known as its magnitude। Definitely अब मैग्नीट्यूड के लिए हम ये भी बात करेंगे, ये जो हमने लाइन ड्रा की हुई है ये या तो सेंटीमीटर्स में होगी, या मिलीमीटर्स में होगी, या किलोमीटर्स में होगी, सही है। तो किसी भी नंबर को हम नाम दे देते हैं मैग्नीट्यूड्स का। यहां तक
स्केलर्स और वेक्टर्स का जो इंट्रोडक्शन है वो होता है खत्म। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। अगर कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल बिना झिझक के आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।